अस्सलाम वालेकुम। टुडे our टॉपिक इज़ प्यूरिटनिज़म्स क्या होता है, इसके मेसिलियन फीचर्स क्या हैं, इसका क्या प्रोग्राम था इसका, और ये क्यों डेवलप हुआ, प्यूरिटनिज़म क्यों डेवलप हुआ, और इसकी क्या क्या प्रोग्रेसेस में रही, कौन कौन सा राइटर आए, क्या क्या चेंजेस आए इसकी वजह से, वो आज हम पढ़ेंगे। और इसके मेन जो राइटर हैं स्पेशली जिसको वाकई प्यूरिटनिज़म्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, आज उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक हो गया, लेट्स स्टार्ट ओवर टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यूरिटनिज़म क्या हुआ, ये विच स्टार्टेड फ्रॉम 1600 से 1660 तक हुआ था। ठीक है, 17th सेंचुरी में भी डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स। वो कहता है 17th सेंचुरी को हम दो पीरियड में डिवाइड करते हैं। कैसे? द प्यूरिटन एज जो थी, द एज ऑफ मिल्टन। क्या एज ऑफ मिल्टन? यहाँ तो इसको एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्यूरिटन एज कहते हैं। 17th century was marked by the decline of the Renaissance period and the negative impact of the Renaissance। जो इसका डिक्लाइन हुआ था रेनेसांस एज का, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, उसके बारे में बात करता है। द राइटर्स ईदर imitated the great masters of Elizabethan period or followed new paths। ठीक है, या राइटर क्या करते थे, या तो वो इमिटेट करते थे ग्रेट मास्टर्स ऑफ एलिजाबेथन एशियंस को, या न्यू पाथ्स को वो डेवलप कर लेते थे। देयर इज़ अ मार्क्ड चेंज इन द टेम्परामेंट। बहुत लोगों की जो राइटिंग थी, उनका स्टाइल सोचने का, उसमें बहुत ज़्यादा एक बहुत रिमार्केबल किस्म का चेंज आ गया था इनके टेम्परामेंट्स में। Like moderns, there was a complete breakaway with the medieval times। ठीक हो गया। इट इज़ कंसिडरेबल एज द सेकेंड एंड ग्रेटर रेनेसांस। इसको ऐसे कहा जाता था कि ये सेकेंड स्टेज है और ग्रेटर इम्पैक्ट है किसका, रेनेसांस का। इट इज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट द नैरो माइंडेड। जो नैरो माइंडेडनेस थी उसके खिलाफ बहुत एक जो अंगेस्ट एक बहुत ज़्यादा है ना रिएक्शन था, स्ट्रॉन्ग किस्म का। क्या था, ग्लूमी डोमेस्टिक डोमेस्टिक्स वो वर engaged all the players but they were not so। it was a period of the genuine liberty and political and intellectuality। it is why period ये period कौन सा था, एक genuine liberty का था, politically और intellectually। ठीक हो गया। it is a period of analyzed। इसमें analyzed किया जाता था चीज़ों को। ठीक हो गया, चीज़ों को एनालाइज किया जाता था। और क्या किया जाता था इसमें, क्लासिफाइड किया जाता, सिस्टमाइज्ड नॉलेज था इसमें। फॉर द फर्स्ट टाइम्स द राइटर बिगन राइट यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज एज अ व्हीकल फॉर द कन्वेइंग हिज फैक्ट। बहुत ही वेरी फर्स्ट टाइम वो कहते हैं ऐसा हुआ था कि जो लोग थे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के में लिखते थे कि आके अपने राइटर्स अपनी जो आइडियाज़ थे उसको कन्वे कर सके। इट इज़ अ पीरियड ऑफ साइंस, न्यूटन्स, बेकन, डिस्कस्टर्स बिलोंग्स टू दिस पीरियड। ठीक है, इसमें पीरियड को कहते हैं साइंस का। और इसमें कौन से मेन मेन लोग थे, न्यूटन था, बेकन था, जो बेकन आइसे के राइटर बहुत ही इंपॉर्टेंट बेकन आइसे इन्होंने लिखे। एंड दिस कास्ट और बिलोंग्स टू दिस पीरियड। देयर वाज अ पॉपुलराइजेशन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी इन द लिटरेचर। इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कौन सी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द नेचर इन लिटरेचर। देयर वाज अ टच ऑफ रियलिज्म्स एंड दिस सैटिराइज करते थे ऑन द एक्चुअल मेंस बिलोंगिंग टू द ऑपोजिट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ग्रुप्स। ठीक है, इसमें जो था वो बहुत ही एक रियल टच था किसका, रियलिज्म का। और वो एक दूसरे को सेट्रिकल सेटायरिकल जो एक उनका एक रिमार्क्स होते थे वो किस पे एक दूसरे के लिए करते थे, क्योंकि जो एक ऑपोजिट जो उनकी पोलिटिकली और रिलीजियस क्लास से बिलोंग करता था। देयर वाज अ बर्थ rebirth of the moral nature of the man which followed the intellectual awakening। ये एक नई किस्म की लोगों के अंदर एक वो कहता है रीबर्थ हुई मॉरल नेचर की, जिसको क्या कहते हैं हम, इंटेलेक्चुअल अवेकिंग। अनफॉर्चुनेटली डेस्पोटिज्म वाज स्टिल ऑर्डर ऑफ द डे। अनफॉर्चुनेटली वो कहता था डेस्पोटिज्म क्या था, वाज द स्टिल ऑर्डर ऑफ द डे। इसके बावजूद क्या था, लोगों के पास डेस्पोटिज्म था और वो लोग स्टिल इसको यूज़ कर रहे थे। क्लियर हो गया। वो कहते हैं फेनेटिनिज्म था और स्टिल्स रैम्पेंट, बहुत ज़्यादा मकदार में इसमें फेनेटिनिज्म पाया जाता था। पुरिटनिज्म जो था बिकम द नेचुरल मूवमेंट थी एंगेज द ट्रेनिकल्स रूल्स ऑफ द किंग्स चार्ल्स वन की। और पुरिटनिज्म जो एक्चुअली क्या था, एक नेशनल मूवमेंट है, वो किसके थी कि एक बहुत ही ज़ालिमाना किस्म का रूल था किसका, किंग चार्ल्स वन का। पुरिटन स्टूड द चेंज लिबर्टी। वो कहते हैं पुरिटन स्टूड थे फॉर चेंज लिबर्टी, कि वो चाह रहे थे कि चेंज जो लिबर्टी है उसको चेंज किया जाए। टॉलरेंस थ्रू देयर वाज अ सम्स फैनेटिक्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट अमंग देम। पुरिटन्स क्या कहते थे, स्टूड खड़े थे किसके, फॉर द चेंज लिबर्टी के। एंड द टॉलरेंस थ्रू देयर वाज अ सम फैनेटिक किस्म के जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते उनके दरमियान थे। चार्ल्स वन वाज डिफीटेड एंड द beheaded in 1649 में। जो चार्ल्स वन था वो डिफीट हुआ
किसमें 1649 में. एंड आफ्टर द डिफीट ऑफ द किंग्स many servants law were the passed under the Cromwell. Many simple modes of recreations and the amusement were banned. इस वजह से सब किस्म की जो अम्यूजमेंट थी, जो खुशियाँ लोग करते थे या बड़े अपने आप को सैर तफरी थी, वो बैन हो गई. एंड ऑस्ट्रिच स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग वाज इम्पोज्ड ऑन द पीपल. और एक बहुत ही संजीदा किस्म का स्टैंडर्ड किस्म जो था वो इम्पोज किया लोगों को रहने के लिए. There was not fixed literary standard. Imitation of the older poets and exaggeration of the metaphysical poets and replaced the original dignified and high imaginative exhibitions of Elizabethan. ठीक है, यहाँ पर फिक्स किस्म का कोई स्टाइल नहीं था. कुछ तो इमिटेट कर रहा था ओल्डर पोइट्स को, कुछ एग्जेजरेशन कर रहा था मेटाफिजिकल पोइट्स की, और कुछ का ओरिजिनल स्टाइल इतना डिग्निफाइड था. जो हाईली किस्म के इमेजिनेटिव पोइट्स थे एलिजाबेथन के, वो आगे काम कर रहे थे. ठीक हो गया. इस पीरियड के बहुत ही अच्छे जो दो राइटर थे, पोइट्स थे स्पेशली, उसकी बात मान करेंगे जॉन मिल्टन और जॉन जिटन. ठीक है, जॉन मिल्टन था. जॉन मिल्टन was the greatest poet of the Puritan age. He stands head and shoulders above all his contemporaries. ठीक है. Unlike the Shakespeare, he was agnostic in all his poetry. He sings about himself, say his lofty souls. ठीक हो गया. वो कहता है कि शेक्सपियर की तरफ नहीं था. He was very agnostic किस्म का बंदा था. His poetry, he sings about himself. और वो इसमें बहता था. उसकी बड़ी ही लॉफ्टी किस्म की सोल थी. He was a deeply religious person. बहुत ही religious था. He combined in himself in the spirit of the Renaissance and Reformation. और इसकी जो कंबाइन किसके साथ था, वो रेनेसांस और रिफॉर्मेशन स्पिरिट के साथ. ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्टिक्स. ही थिंक्स पोइट्री इज अ सीरियस बिजनेस ऑफ द मैन. ठीक हो गया. उसकी सोल क्या थी? द सोल वॉज लाइक अ स्टार्स एंड ड्वेल्ट अपार्ट इन द सिविल वॉर इन मिल्टन्स एक्टिवली पार्टिसिपेंट इन द स्ट्रगल्स अगेंस्ट द किंग चार्ल्स वन. जो सिविल वार हुई थी उसमें कहता है जो मिल्टन था उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इन द स्ट्रगल्स अगेंस्ट किंग चार्ल्स वन. फाइंडिंग हिमसेल्फ अनफिट टू द फाइट एज अ सोल्जर. उसने जब अपने आप को अनफिट फाइल वहाँ पे सोल्जर एज अ कंसिडर उसको पता चला. ही बिकम द लिटन सेक्रेटरी ऑफ द क्रोमवेल. और वो बाद में क्या बना? लिटन सेक्रेटरी बन गया किसका? क्रोमवेल का. एंड स्पेंड हिज बेस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ फॉर द नेशनल्स मूवमेंट इंस्टेड ऑफ पोइट्री. क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट उसने क्या किया? मिल्टन बिकम द फ्रेंडलेस. अब वो एक फ्रेंडलेस था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्रोमवेल and becoming of the Charles and becoming and coming of the Charles second to the throne. वो एक फ्रेंडलेस हो गया था जब उसकी डेथ हुई थी चार्ल्स की. तो सॉरी, चार्ल्स की कह रही हूँ, क्रोमवेल की. फिर वो चार्ल्स टू जब आ गया था तो उस वो थ्रोन हुआ था उसको मिला. तो फिर वो कहता मैं अकेला हो गया. दिस ओन वाइफ एंड डॉटर टर्न्ड अगेंस्ट हिम. तो उसकी अपनी बीवी और उसके बच्चे उसके खिलाफ थे. He also found himself completely blind. और उसने अपने आप को बिल्कुल completely blind हो गया था. He undoubted by these misfortunes and he's created up his lines and words his created political work. ठीक है. अब पैराडाइज लॉस्ट उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क था. पैराडाइज रीगेन्ड, Samson's agonistics and Paradise Lost again. He tried to justify the ways of God to man. His amazing and speechless work of his Milton, and he's very hardworking writer, and he writes very well and leave the message in the not for the people, like I think the soul of the people, for the soul of the people. Is very brilliant writer. नेक्स्ट राइटर कौन था? नेक्स्ट राइटर जो हमारा है वो जॉन डन है. जॉन डन क्या था? प्रोटोपर. अब एक ऐसे आया था एक प्रीस्ट की तरह. स्टडीज स्कूल का किया था, चर्च का किया था. And he learned rhymes and rhythm in schools. He mastered the skillful poet. He was intellectual and witty person. He considered to be the leader of the metaphysical school of poetry. इसको consider किया कहता है ये leader है किसका? Metaphysical school of poetry का. Meta means beyond, जो दूर किस्म की हो. और फिजिकल मीन्स कॉन्क्रीट टेंजिबल, जिसको हम टच कर सकें. ठीक है. एंड सो मीट में फिजिक्स मीन्स होता है बियॉन्ड फिजिकल, स्पिरिट एंड फिलोसफिकल. ठीक हो गया. हिज पोइट्री इज फुल ऑफ द एक्सेजरेशन था, डिस्प्लेड ऑफ लर्निंग था, फार-फेच्ड सिमिलीज, मेटाफर्स थी, कंसीट था, far-fetched imageries, these intellectual references, they required strong knowledge to understand it.
He was a monarch of it and used the heterogeneous ideas together. वो एक monarch किस्म का उसका में वो क्या कहते हैं कि उसमें heterogeneous किस्म के ideas से different का इसका था jumbled up किस्म के ideas थे wit थी इसमें. He was a mechanical poet and he writes poetry with skills and with the formulas. ठीक है, वो स्किल के साथ और फार्मूला के साथ राइट करता था. अब उसके बाद क्या कहता है कि वो जो है ही राइट्स पोइट्री फ्रॉम हेड, हिज अपील्स टू द हेड. He does not write pulled from the heart, who does not touch with the heart. His poetry lacks of emotions and feelings. इसकी पोइट्री लैक्स किसकी थी, इमोशन एंड फीलिंग्स की. He also worked as a court poet. He was skillful in the form of poetry. He never repeated his forms, but he changed his stanzas according to the theme. His forms or stanzas in these poems represent the theme and content of the poem. He used loose stanzas for the flirtiest poetry and fixed stanza for the divine poetry. जो फ्लड किस्म की पोइट्री होती थी उसके लिए उसके स्टैंडर्स जो थे लूज किस्म के होते थे, और जो फिक्स स्टैंडर्स थे वो उसकी डिवाइन पोइट्री के लिए होते थे. जॉन डन ने क्या थे, डन योक्स द मोस्ट heterogeneous ideas by the violence together. ठीक हो गया. देयर वाज अ थ्री पार्ट ऑफ हिज पोइट्री, थ्री पार्ट्स थे इसकी पोइट्री के, थ्री मेन पॉइंट थे इसकी पोइट्री के. इनॉमरस और लव पोइट्री जो थी अबाउट द बिलवड, जो उसने अपने बिलवड के बारे में लिखी थी. एंड सीरियस लव पोइट्री थी अबाउट हिज वाइफ्स एंड नॉब लेडीज़, दूसरी लेडीज़ के बारे में. डिवाइन लव पोइट्री जो थी इसकी अबाउट गॉड और आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ. ठीक हो गया. थ्री पार्ट्स में इसकी पोइट्री को डिवाइड किया जाता है. ये थे मेरा आज का टॉपिक. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.